नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि पिछले दिनों परीक्षाओं को लेकर मिली हैं और आपको बता दें कि सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिली हैं और सरकार इसे लेकर पूरी तरीके से सख्त है। ये आश्वस्त किया है धामी ने कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक का जो मामला है वो उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से लगातार गर्माता रहा है। कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इसे लेकर के विपक्ष भी हमलावर है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मनसा परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मनसा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेईई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाए। तो सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। हितेश, अब देखिए, पेपर लीक को लेकर खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये नासूर बना हुआ है। तो नासूर बना है तो उसका इलाज कैसे होगा, ये तो सरकार को ही तय करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें, लगातार यूपी ट्रिपल एससी का जिस तरीके से भर्ती घोटाला सामने आया था, उसके बाद में विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों का मामला सामने आया था, वहीं अब जिस तरीके से हाकिम का एक और हाकिम सामने आया है जिसने एक बड़ा जो पटवारी भर्ती मामला जो है इसमें लीकेज कर दिया है, तो उसी के बाद कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। अब नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, पटवारी भर्ती मामले में लगातार इसमें एसआईटी जांच कर रही है और इस पूरे मामले के निचोड़ के बाद अब इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल यही नहीं रह जाता, सवाल ये भी है कि आखिरकार कब तक ये जो भर्ती मामले हैं, कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि अब ये जो मामला है ये 3 राज्यों से बड़ा मामला बन चुका है, राजस्थान हो, यूपी हो या फिर एक अन्य राज्य है। क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा से ही कोई भी भर्ती हो, कोई भी जैसे ही कोई भर्ती आती है उसी का एग्जाम यहाँ पर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो नौजवानों के सामने आते हैं जो सही तरीके से एग्जाम देते हैं उनके सामने, क्योंकि पेपर भर्ती ये कैंसिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा है उनके सामने निराशाजनक ये चिंता रहती है। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। और आपको बता दें कि देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। सचिवालय में 10 फरवरी को यह बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं वो कैबिनेट में रखे जाएंगे। मुहर भी लग सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून में कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को होगी। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और आपको बता दें कि कई प्रस्ताव जो हैं वो कैबिनेट में लाए जाएंगे और उन पर मुहर भी लग जाए, ये इसकी भी संभावना है। तो हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। हितेश, प्रस्तावों को लेकर के कुछ जानकारी है कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में लाए जा सकते हैं और उस पर मुहर भी लगी जाए? जी बिल्कुल, देखिए 10 फरवरी को धामी मंत्रिमंडल के कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उसमें लगातार सभी अधिकारियों और सभी कैबिनेट के मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जोशीमठ का जो प्रकरण है उसमें ये मुख्य बिंदु इस कैबिनेट में रहेगा। जो पुनर्वास और विस्थापन का जो मामला है उसके निर्णय पर मुहर लग सकती है। जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं चमोली के, उन्होंने जो सुझाव, जो निर्णय इसमें लिए हैं उस पर यहाँ पर मुहर लग सकती है। यही एक बड़ा मामला इस कैबिनेट में सामने आ सकता है। तो दूसरा, वही जो आंदोलनकारी है उनको क्षैतिज आरक्षण देने की बात भी है, क्योंकि उस पर भी यहाँ पर धामी सरकार का जो मंत्रिमंडल है इस पर भी मोहर वहां पर लग सकती है। जी
ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। वही बात अब करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ आपदा के 1 महीने बाद भी राहत शिविरों में अभी भी लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। सरकार की तरफ से पुनर्वास को लेकर फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राहत शिविरों में 904 लोग अभी भी रह रहे हैं। तो अब देखिए, शिविर में तो रह रहे हैं लोग, लेकिन उनके पुनर्वास को लेकर के कोई स्थायी व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। महीना बीत चुका है। जोशीमठ में जो हालात बने थे उसकी तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो जोशीमठ में बने थे। और यहाँ पे स्थिति ये बनी कि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अभी भी राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं। तो हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, अब देखिए, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो राहत शिविर में रह रहे हैं। महीनों बीत चुके हैं। पुनर्वास को लेकर के सरकार सोच क्या रही है? बिल्कुल देखिए, जो जोशीमठ की जो स्थिति है वो बेहद ही पेचीदगी वाली स्थिति वहां पर हो गई। 1 महीने से ज्यादा समय वहां पर बीत गया है, लेकिन अभी भी पुनर्वास को लेकर जो सरकारें हैं वो मंथन कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, लेकिन ये बैठकों में ही सिमट ना जाए, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार वहां पर जो दरारें हैं उसका मामला बढ़ा तो नहीं है, लेकिन घट भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर जो लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने जो चिंता का विषय है वो यही है कि उनके भरण पोषण की चिंता कैसे हो, क्योंकि उनके जानवर हैं, उनकी भेड़ बकरियां हैं, उनके चारे की व्यवस्था कैसे हो। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, कोई अपने रिश्तेदारों की ओर रुख कर रहा है, कोई अपने निजी संबंधियों की ओर रुख कर रहा है। तो यही एक समस्या वहां के लोगों के सामने है, क्योंकि अभी तक सरकारों ने उनको लेकर कोई ठोस कदम, ठोस चिंता अभी नहीं जाहिर की है। जी। लेकिन इससे तो हितेश सबसे बड़ी बात है कि लोगों की हताशा बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी और फिर आक्रोश देखने को मिलेगा। तो सरकार चाहती क्या है, एग्जैक्टली चाहती क्या है सरकार? क्योंकि वहां पे जोशीमठ में हालात जिस तरीके के हैं, वहां पे फिर से लोगों को बसाने को लेकर भी विचार हो रहा है क्या? नहीं तो जगह तो कम से कम चयनित किया जाए कि हाँ, यहाँ पे हम इतने लोगों को, यहाँ पे इतने लोगों को शिफ्ट कर देंगे, वहां पे स्थायी पुनर्वास, क्योंकि आप स्थायी अगर नहीं देंगे तो फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आपको अभिषेक बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो सरकारें हैं वो एक जो ठोस निर्णय है वो अभी नहीं ले पाई है, क्योंकि 800 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको विस्थापन कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे परिवार हैं क्योंकि उनके लिए जो ठोस व्यवस्था होनी बाकी है। लेकिन अभी भी जो सरकारें हैं उनको 950 रुपए प्रतिदिन और 450 रुपए खाने के लिहाज से उनको वहां पर दे रही है, लेकिन उसी में ही वहां के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी लगातार मांग है कि हमको यहाँ से तराई के क्षेत्र में या कहीं अन्य जगहों पर, कहीं अन्य सुरक्षित जगहों पर हमें यहाँ से विस्थापन किया जाए। बिल्कुल, स्थायी पुनर्वास चाहिए, स्थायी पुनर्वास चाहिए। ठीक है हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। बैरागी कैंप में हरिद्वार के बैरागी अखाड़ों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बुलडोजर चलाया था, जिसको लेकर 1 दिवसीय धरने पर बैठे बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट द्वारा स्टे देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बुलडोजर की कार्रवाई की, जिसके बाद साधु संतों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को 13 तारीख तक का समय दिया है कि बुलडोजर से तोड़े गए गेट को दोबारा से बनवाया जाए, नहीं तो साधु संत अनशन करेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे। ऐसे में चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष संजय महंत का कहना है कि बैरागी कैंप में 600 के करीब परिवार और तीनों बैरागी अखाड़ों को हाईकोर्ट ने 2024 तक के लिए स्टे दिया है। वहीं निर्मोही अखाड़े के सचिव गोविंद दास का कहना है कि आज के धरने में बैरागी और सन्यासी अखाड़ों के साधु संत इकट्ठा हुए। साधु संतों को काफी दुख है कि बार बार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बैरागी अखाड़ों में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल एक पीएल डाली गई थी जिस पर लगभग 600-700 घरों के साथ साथ तीनों अखाड़ों के लिए हाई कोर्ट का स्टे 2024 तक चला आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मनमानी करके यहाँ पर गेट को तोड़ा। से हमारे अधिकारियों से बात हुई है यहाँ के एक्सीएन से, वर्धन जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि हमारी से गलती हुई है तो हम गेट बनाएंगे, यदि वो नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से 13 तारीख को हाईकोर्ट खुल रहा है। हाईकोर्ट उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिख। सब संत जो है हरिद्वार से वैष्णव अखाड़े के, सन्यासी अखाड़ों के जो भी संत थे सब आज एकत्रित हुए। जो है सबको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि बार बार जो है हमारे तीनों अखाड़े जो है अनी हैं बैरागी कैंप में, उन्हीं को क्यों परेशान किया जाता है, बार बार उन्हीं पे बुलडोजर चलाया जाता है।
संतों ने उनको 13 तारीख तक का टाइम दिया है। उसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर हम अनशन करेंगे। अधिकारियों को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए और संतों की भी मर्यादाओं को समझना चाहिए। और अगर कोई नोटिस दिया है तो कहाँ दिया है, किसको दिया है, ये भी अवगत कराएं हमें अधिकारी। नोटिस दिए बिना आपने तोड़ा। तो सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, पहले इस मामले को आपसे समझना चाहेंगे। राज्य उत्तराखंड, कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग ने, हाईकोर्ट से स्टे है, मामला जरा ये क्लियर करें। बिल्कुल, आपको बता दें हरिद्वार जिले में कुछ ऐसी जमीनें आज भी है जिन पर कहीं ना कहीं संतों और कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ताजा मामला हरिद्वार के संतों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार के क्षेत्र में ताजा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बैरागी अखाड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा रखी है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग लगातार उनको नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। जिसके बाद नोटिस देने के बाद जो संत समाज है वो पूरी तरह आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी जमीन है। इसी को लेकर लगातार संतों का कहना है कि अगर अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं तो उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में भी वाद दायर करेंगे। हालांकि इसको लेकर हमारी अधिकारियों से भी बात हुई है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इनके साथ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलेगा। आपको बता दें हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा संतों की ही नहीं जो और भी लोग हैं उनके भी साथ लगातार। संजय, जो संतों की तरफ से कहा जा रहा है कि 2024 तक के लिए हमें स्टे मिला है, तो स्टे मिला कहां से है, किस कोर्ट से? बिल्कुल, कुछ संतों के द्वारा हाई कोर्ट में एक वाद दायर किया गया था। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि जमीन वो सही है या फिर वाकई में वो सिंचाई विभाग की जमीन है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार बैठक भी की जा रही है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी वहां पर डायरेक्शन किया गया है। तो स्टे का पेपर तो उनके पास होगा, फिर सिंचाई विभाग ने कार्रवाई कैसे कर दी? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कुछ जमीनें ऐसी होती है वो मूल रूप से चली आती है, उसका कोई कागजी कार्रवाई नहीं होता। लेकिन आसपास के लोग जो बता रहे हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि काफी समय से यहाँ पर जो संत है उनके अखाड़े बने हुए हैं। हालांकि इस पर अभी जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर कागजात मांगे हैं। कागजात दिखाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सनातन परंपरा और हिंदू देवी देवताओं पर देश में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद हरिद्वार संत समाज आगे आकर ऐसे लोगों का विरोध कर रहा है और सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए आश्रम अखाड़ों में पढ़े लिखे साधु संतों की नियुक्तियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि आज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में 2 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। ऐसे में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि नए युग की शुरुआत हो रही है। अखाड़ों में युवा और पढ़े लिखे साधु संत आ रहे हैं। आज पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में 2 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, दोनों युवा संत हैं। वहीं महामंडलेश्वर बने युवा संतों ने भी सनातन परंपरा को लेकर काफी उत्साह दिखाया। इनका कहना है कि आज हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हम महामंडलेश्वर बने। हमारा कर्तव्य रहेगा कि सनातन परंपरा की पताखा पूरे विश्व में लहरे। नए युग का सूत्रपात हो रहा है। युवा साधुओं का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उसमें अच्छे पढ़े लिखे और चरित्रवान साधु हैं। उसी क्रम में आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि के आशीर्वाद से श्री पंच परमेश्वर के सानिध्य में आचार्य जी की आशीर्वाद से 2 महापुरुषों को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया है, जिसमें एक तो स्वयं डॉक्टर है, पढ़े लिखे वृंदावन में रहते हैं, और दूसरे जो है वो पंजाब में रहते हैं। दोनों युवा संत हैं और मुझे आशा है अखाड़े की परंपरा और सनातन धर्म की जो संन्यास की परंपरा है उसका पालन करते हुए विश्व के अनेकों भागों में धर्म प्रचार का कार्य करेंगे। तो संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अब हम देख रहे हैं कि सनातन को आगे ले जाने को लेकर अगर युवा आगे आ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए अभिषेक, हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए समय समय पर संतों ने आवाज उठाई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से ही लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। इसी को लेकर लगातार ही संत समाज लगातार बार बार आवाज उठाता है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा हो। और हरिद्वार में हम देखते हैं कि जो संत होते हैं वो सनातन धर्म के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नवनियुक्त महामंडलेश्वर है उनका भी यहाँ पर पट्टाभिषेक हो रहा है। कहा जा सकता है कि संत समाज लगातार ही सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें। विकासनगर के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में गुरु गौरव सम्मान पर्व
का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिवालिक कॉलेज के 15वें स्थापना दिवस और कॉलेज के चेयरमैन के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें वित्त मंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों ने कॉलेज के चेयरमैन को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 160 अलग अलग कॉलेजों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर डॉक्टर रणबीर सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने शिवालिक कॉलेज में मिलने वाली फैसिलिटी के बारे में बताया और शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ाया। लगभग यहाँ विभिन्न ब्रांचेस में 2200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। 15 साल की जीवन यात्रा इन्होंने पूरी की है और इनके चेयरमैन का भी आज 75वीं वर्षगांठ हम लोग सब मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक बहुत सुंदर काम किया कि जो विभिन्न स्कूल कॉलेज जो आसपास के हैं, जहाँ जो टीचर्स और अच्छा काम करते हैं, उनकी उत्कृष्टता को महत्ता देते हुए, हम सब जानते हैं गुरु का स्थान हमारे यहाँ बहुत ऊपर है। उसी बात को समझते हुए यहाँ के हमारे अजय जी जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने तमाम लोगों को यहाँ बुलाया, उनको गुरु गौरव सम्मान से उनको सम्मानित किया। आज का जो गुरु गौरव सम्मान है, बेसिकली हम लोगों ने 15वें जो स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। हम लोगों ने 15 वर्ष हो चुके हैं इस कॉलेज को स्थापित होते हुए, और उसके साथ ही हमारे जो चेयरमैन हैं सुनील कुमार जी, उनका 75वां वर्षगांठ भी था। तो आज हमने इस उपलक्ष्य में करीब 160 से अधिक शिक्षकों को हमने सम्मानित किया। इस समारोह में हमारे जो माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज में जो गुरु का एक स्थान है वो सब। खबर हरिद्वार से है, जहां एक निजी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लाखों का चूना लगाया है। आरोप है कि होम लोन के नाम पर फर्जी कागजात जमा कर कर्मचारी और उसका परिवार बैंक से 28 लाख रुपए हड़प लिए, जिसके बाद बैंक वालों ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही बैंक के साथ लाखों की धोखाधड़ी की। देखिए, इसमें टेरिटरी बिजनेस मैनेजर है आईसीआईसीआई के, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि उन्हीं के एक कर्मचारी है जो होम लोन का काम देख रहा था और उसने होम लोन के एवज में जो है 28,80,000 का होम लोन का जो है अपने ही परिवारजनों के नाम वो करके ट्रांसफ़र कर दिया था और साथ ही साथ वो नौकरी पर नहीं आ रहा है। इसकी जब उनके द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि संदीप कुमार और उसके जो परिवार के सदस्य थे, उसके बेनिफिशियरी थे, उन्होंने 28 लाख से ज़्यादा की रकम जो है खुद जो होम लोन की उसको जमा ना करके और जो मकान जिसके एवज में लिया जा रहा था होम लोन, उसको उस व्यक्ति को ना देकर और उस लोन की रकम को उन्होंने हड़प लिया। इसके आधार पर जो है ज्वालापुर में जो है इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके बेचना स्टार्ट कर दी गई है। हरिद्वार से है, सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने यह अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जहरीला नशा सप्लाई कर करोड़ों रुपए का काला धन अर्जित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा है। बता दें कि 9 गैंगस्टरों में से 9 करोड़ 60 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के बाद अब नशा माफिया हरिद्वार पुलिस के रडार पर आ गए हैं। ऐसे में एसएसपी अजय सिंह ने हिस्ट्री शीटर सत्तार सहित 7 बड़े नशा माफियाओं के बैंक खातों को फ्रीज कर करोड़ों रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली है। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर 2 दिनों तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन करण माहरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य ने यहां शिरकत की और अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही उन्होंने लोगों की नब्ज को किस तरह से समझा जाए इसकी बारीकियां भी समझाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह आज यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें सेवाभावी और रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनानी है। आपस में कुछ नाराजगी
उसका जो सशक्त भारत का निर्माण आप कह रहे थे जगत गुरु जी, मैं इनको बधाई देने के लिए आया और उन्होंने कुछ अपेक्षाएं हमसे की कि कुछ विषयों का वो खुलासा चाहते थे और हमने वो बातें उनके सामने रखी और हमने कहा कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। कोई मंत्र गांधी जी ने जो बताया वो कांग्रेस क्या विचारधारा क्या कांग्रेस में है, आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है उस चीज़ को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है, उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। वो किसी भी भारतवंशी को एक नागरिक के रूप में देखती है और वो किसी को भी किसी जाति धर्म के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। और यही ईश्वर भी करते हैं, सबके लिए सूर्य की रोशनी जैसे बराबर है, जैसे जल सबके लिए बराबर है। युवा कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप था आज, बुनियाद, और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की। और देश की लगभग 46% आबादी युवाओं की है और युवाओं ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए, समाज को बदला है, देश की दिशा को बदला है। और आज ज़रूरत भी है जब देश में नफरत, हिंसा, घृणा का बीज बोया जा रहा है और युवा हताश है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कई विषय ऐसे हैं जिससे देश में वैमनस्य बढ़ रहा है, तो नौजवानों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।